नाज़रीन, यमन जंग पर सेंसिटिव तरीन इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर होने पर और उसके बाद लीक होने पर जो ट्रंप इंतजामिया है उसको शदीद हज़ीमत उठाना पड़ रही है और उसकी जो सलाहियतें हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसकी कलाई खुल गई है कि ये इंतजामिया डिसीजन मेकिंग किस तरह से कर रही है और ये कितनी सलाहियत रखती है यमन से लड़ने में या इन क्राइसिस को सॉल्व करने के अंदर और मेक अमेरिका ग्रेट बनाने के अंदर ये कितनी सलाहियत रखती है। और इसके साथ साथ प्रेशर जो है वो ट्रंप के ऊपर आ रहा है कि ट्रंप ने किस तरह के लोग जो है वो उनके हाथों के अंदर मामला दे दिए हैं कि वो मतलब जो चीज बच्चों को पता है वो इन आला तरीन यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को छोटा ओहदा नहीं होता है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कोई छोटा ओहदा नहीं होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कोई मामूली ओहदा नहीं होता है, ये वो होते हैं जो दुनिया को चला रहे होते हैं। इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है और उसकी पॉलिसी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होती है, दुनिया के अरबों लोगों के ऊपर असरअंदाज होती है। तो सदर तो एक फैसला करता है, आगे जो इंप्लीमेंटेशन है और फिर सदर के फैसलों के ऊपर भी ये तीन लोग असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो वो किस तरह से मामलात को चला रहे हैं, तो प्रेशर ट्रंप के ऊपर आया कि किस तरह के लोग जो वो लेकर आ गया और अब ट्रंप जो है वो ये मामला इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि किसी आला ओहदेदार से लाइक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो सबसे अहम तरीन ओहदा होता है और इस वक्त जो शख्स वहां पर मौजूद हैं वो सबसे ज्यादा करीब भी हैं ट्रंप के, उनसे वो इस्तीफा ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे कशीदगी और बढ़ेगी कि इतनी जल्दी इतने बड़े ओहदेदार से इस्तीफा अगर लिया जाता है और अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो ट्रंप इंतजामिया खुलकर सामने आ गए हैं। जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं, उन्होंने यमन जंग की और मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी नई जंग की मुखालफत कर दी है और उन्होंने अमेरिका के लिए इसको गैर जरूरी एक नुकसानदेह जंग जो है वो करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका फर्स्ट है तो फिर अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, इस जंग से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। इससे एक बात तो साबित हुई कि ये जंग आगे बढ़ती है या रुकती है, जो भी होता है अमेरिका के आला तरीन ओहदेदार ये खुद मान रहे हैं, नायब सदर कह रहा है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगी, इससे अमेरिका को फायदा हासिल नहीं होगा। तो ट्रंप जिसके भी जेरे असर ये फैसले कर रहे हैं, इजराइल के लॉबी के जेरे असर जैसे भी वो कर रहे हैं, अमेरिका को इसके अंदर शिकस्त होगी। और ट्रंप तेजी से अपने आप को इस वक्त एक कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और उनकी जो सपोर्ट बेस है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है इन जंगों की वजह से। अमेरिकन जर्नलिस्ट, बड़े फेमस जर्नलिस्ट, उन्होंने यमन के उन इलाकों का जाकर दौरा किया है जहां पर अमेरिकन बॉम्बिंग हो रही है और उन्होंने फिर उस मलबे के ऊपर खड़े होकर वीडियोस बनाई हैं और अपने फेलो अमेरिकन को दिखाया है कि कैसे अमेरिकन आर्मी उस जगह पर बॉम्बिंग कर रही है जो कि सिविलियन एरियाज हैं, सिविलियंस अपनी जानों से जा रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है मिलिट्री टारगेट्स को और कहा जा रहा है कि बड़ी फतह हासिल कर ली गई है। ये सिविलियन टारगेट्स हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट ने वहां जाकर विजिट करके उन बॉम्बिंग साइट्स के ऊपर और दिखाया अमेरिकन को। तो वहां पर एक बहुत बड़ी जो कैंपेन है, बहुत बड़ी एक आप कह लें कि तहरीक है जो अमेरिका में इस वक्त जारी है और इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टकर कार्लसन जैसे बहुत बड़े जर्नलिस्ट, यानी एक एंटी वॉर कैंपेन जो है वहां पर चल रही है, एंटी वॉर मूवमेंट, एंटी वॉर ईरान मूवमेंट, एंटी वॉर यमन, एंटी वॉर गजा मूवमेंट, यानी इन जंगों के खिलाफ तहरीक। एक तो वह है ना जो कई दहाइयों से चलती चली आ रही है, इजरायली लॉबी है वो जंगें छेड़ना चाहती है, लेकिन अब वहां से लोग उठ रहे हैं, अमेरिकन उठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें ये जंगें मंजूर नहीं है, ये इजराइल की जंगें, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। टकर कार्लसन जैसे लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर इजराइल की जंगों में अमेरिका जाता है तो इजराइल दरअसल हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, हमें इन जंगों के अंदर ड्रैग करके। ठीक है, ये चीजें वहां पर चल रही है। तो ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। इससे भी ट्रंप के ऊपर दबाव आ रहा है क्योंकि ये तो वही लोग हैं जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो इन जंगों के शदीद तरीन मुखालिफ। और फिर ट्रंप ने खुद कहा कि मैं तो जंगें रोकने के लिए आया हूं। तो यही काम तो बाइडेन कर रहा था और बाकी पिछले भी यही काम कर रहे थे। फिर आप देखिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैदान में आए हैं और उन्होंने ट्रंप इंतजामिया के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया। अब देखिए कितना प्रेशर, कितना दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन खड़े हो रहे हैं। देखिए दबाया नहीं जा सकता, ये उनका निजाम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अमेरिका हमेशा दुनिया में इसी बात के ऊपर मुदाखलत करता है। तो उनके लोग एक सिस्टम है, उसको एक बंदा आकर कैसे चैलेंज कर सकता है? यानी जो सारी बुनियाद है वो इन आजादियों के ऊपर है, तो वो कैसे प्रोटेस्ट के ऊपर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है? तो लॉ सूट जब उधर फाइल कर दिया गया है। फिर अमेरिकन स्टॉक कंपनीज जिसमें टेस्ला शामिल है, बड़ी एक गैर मामूली वहां पर सूरत हाल पैदा हो गई है कि उसकी जो सेल है वो बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन कर रही है। यूरोप के अंदर टेस्ला की सेल 2025 के अंदर 50% डिक्लाइन कर गई है। नेवर एवर इन द हिस्ट्री 50% टेस्ला की जो सेल है यूरोप के अंदर डिक्लाइन कर गई, और सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर एक बड़ी अजब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिकन
टेस्ला कंपनी की उसको खरीदने से इनकार कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां। और सिर्फ यही नहीं, टेस्ला के जो मराकज हैं, मतलब उनके शोरूम्स हैं, वहां पर जाकर वो अटैक्स कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, बाकायदा जाकर वहां पर शूटिंग्स कर रहे हैं, यानी हमले वगैरह कर रहे हैं। उनके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, मतलब ये बहुत महंगा तरीन प्रोजेक्ट है, मतलब पूरे अमेरिका में चार्जिंग स्टेशंस हैं, उनके ऊपर जाकर वो अटैक कर रहे हैं। और महंगा तरीन सामान जो चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर लगा होता है वो उतार कर लेकर जा रहे हैं। अब ये किसी तीसरी दुनिया के मुल्क के अंदर नहीं हो रहा, ये युगांडा के अंदर नहीं हो रहा, ये अमेरिका के अंदर हो रहा है। ये आज का अमेरिका है जहां पर चार्जिंग स्टेशन से सामान उठाकर स्टॉल करके अमेरिकन जो है वो लेकर जा रहे हैं। ये इस वक्त वहां की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो बात नजर इस वक्त ये है कि इधर इजराइल गजा के ऊपर लार्ज स्केल अटैक करने की इरादा रखता है, और अगर ये अटैक हुआ, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया गया, तो पूरे खित्ते के अंदर जंग छिड़ जाएगी, पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो सकता है, रीजनल वॉर छिड़ सकती है। ठीक है, तो अमेरिका को फैसला करना है, क्या उसने इजराइल को इसी तरह से ग्रीन लाइट देनी है जिससे रीजनल वॉर छिड़ जाएगी और फॉरएवर वॉर जो है वही पॉलिसी आगे चलती रहेगी, या फिर अब अमेरिका ने फैसला करना है कि नहीं, अब हम इसको रोकने जा रहे हैं, जिसका नारा लगाकर, जिसका वादा करके ट्रंप आए हैं। तो ये वो एक डिसाइडिंग घड़ी है, और अगर अमेरिका इन जंगों को रोकने का फैसला करता है तो सबसे पहले इजराइल को पट्टा डालना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये एक बड़ा डिसाइडिंग टाइम आ गया है। एक तरफ ये सारे चैलेंजेस हैं और उधर रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है, और उसके और कितने इंपैक्ट जब अमेरिका के ऊपर होंगे। वहां सीरिया के अंदर इंस्टेंट एस्केलेशन जब वो हो गई, इंस्टेंट मतलब जिसको कहते हैं ना कि फौरी एक लावा फट जाना, वहां पर बॉम्बिंग शदीद हो गई है सीरिया के अंदर, और कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। और जरा अगली बात सुनिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सीरियंस शुरू हो गई है। सीरियंस को उनके टाउन्स, उनके विलेजेस से निकाला जा रहा है, जिसको प्रॉपर आप ऑक्यूपेशन कहते हैं, प्रॉपर ऑक्यूपेशन वहां पर शुरू हो गई है। सीरियंस को उनके घरों से निकालकर उनको उधर भेजा जा रहा है और ऑक्यूपाई इलाकों को जब किया जा रहा है। इससे अल शरा के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक एक गोली भी अल शरा की तरफ से इजराइल की तरफ नहीं चली है। ठीक है, तो अल शरा के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बाकी अरब ममालिक के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये वहां पर एस्केलेशन हो गई है। वेस्ट बैंक के अंदर क्या हुआ है कि नाज़रीन, एक फिल्म डायरेक्टर है अभी जो रिसेंट नो अदर लैंड फिल्म बनी थी, जिसने ऑस्कर अवार्ड विन किया, जिसकी इजराइल को बहुत तकलीफ हुई, उसके को डायरेक्टर वो वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं, उनको इस वक्त अरेस्ट कर लिया गया है। सेटलर्स ने उनके ऊपर जाकर अटैक किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद जब वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वेस्ट बैंक के अंदर जो साइलेंट वॉर है, और अभी वहां पर मजीद कैजुअलिटीज वेस्ट बैंक के अंदर हुई हैं, एक साइलेंट वॉर वेस्ट बैंक के अंदर भी साथ साथ जारी है। और बैरून ममालिक के अंदर इजरायलियों की गिरफ्तारियां हो रही है। जनूबी एशिया में पहला केस सामने आया, नेपाल के अंदर इजरायली फौजियों के ऊपर मुकदमात कायम हुए हैं। इजरायली फौजी पूरी दुनिया में जहां जहां पर हैं उनको जो है ना इस तरह से मुकदमात उनके खिलाफ हो रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो भाग रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है, इनके मजीद एविडेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं। शाम वेस्ट बैंक, वहां तमाम से बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन ट्रंप इंतजामिया को जरा हम पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया डिसाइडिंग फैक्टर है। वो क्या सोच रहे हैं, उनके इरादे क्या हैं, उनका हदफ क्या है, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, वहां पर किस तरह के इख्तलाफात हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि जो भी ट्रंप फैसला करेंगे उसके असर होंगे। अगर ट्रंप ग्रीन लाइट दे देता है इजराइल को, तो यहां पर एक रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, ठीक है ना। अगर वो रोक देता है तो आप देखिए सूरत हाल कैसे जो है वो सीज फायर की तरफ जा सकती है। तो असल जो बुनियादी प्राइम फैक्टर है वो ट्रंप इंतजामिया है कि वो वहां पर मामलात किस तरह चल रहे हैं। तो यमन के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उसकी जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है, उससे ट्रंप इंतजामिया के अंदर जो इख्तलाफात हैं, एक तरफ तो सामने आए हैं कि अच्छा यहां पर इख्तलाफात हैं, जो जैसे वो नजर आते हैं कि मतलब वो सब इकट्ठे हैं, ये इख्तलाफात है, और दूसरा वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ट्रंप इस्तीफा ले सकते हैं ये बताया जा रहा है, और ये एक नया क्यूस होगा, क्योंकि इतने बड़े ओहदेदार से इतने कम वक्त के अंदर इस्तीफा लेना, अभी तो 2 महीने हुए हैं ना, अभी कोई 3 साल नहीं हो गए, 2 महीने हुए, तो इतने बड़े ओहदेदार से इस्तीफा लेना, ये क्यूस के अंदर, इख्तलाफात के अंदर ट्रंप इंतजामिया में मजीद जो है वो इजाफा करने जा रहा है। और ये मामला इतना संगीन है कि ट्रंप इंतजामिया के लोगों को सेनेट कमेटी के अंदर बुलाया जा सकता है, बाकायदा उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि आपकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हुई है। तो ये मामला वहां पर काफी संगीन हो चुका है, और इसलिए ट्रंप जो है वो किसी से इस्तीफा भी ले सकते हैं। और ज्यादा बताया जा रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये सबसे बड़ा ओहदा होता है, उनसे ले सकते हैं। आप जरा अंदाजा करें कि जंग इजराइल की है और उसके असरात अमेरिका के ऊपर किस तरह से पड़ रहे हैं। अगर ये यमन की जंग ना छेड़ते, अगर ये सारा कुछ ना करते, तो इस सबसे आप देखिए कि ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात बढ़े हैं। तो अगर ट्रंप इंतजामिया में किसी किस्म का मसला होगा
तो असर सबसे पहला कौन उठाएगा? सबसे पहला नुकसान कौन उठाएगा? अमेरिका उठाएगा ना भाई। किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट में कोई मसला आता है, इख्तलाफात पैदा होते हैं और उसका नुकसान सबसे पहले तो उस मुल्क को होता है ना। तो जंग इजराइल की है, अमेरिका दरमियान में जाकर कूदा है, असर उनके ऊपर वापस रिटर्न उन्हीं के ऊपर हो रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जेडी वैंस ने कहा ना कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है। तो आज की नज़र ये दुनिया है ना, इसमें जो अंदरूनी फैक्टर है ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी आपकी सोसाइटी कहां पर खड़ी है, ये मैटर अब नहीं करता कि आप सुपर पावर हैं, ठीक है, सुपर पावर हैं। अगर आपकी सोसाइटी आपके पीछे नहीं खड़ी, आपके लोग आपके पीछे नहीं खड़े हैं, अब जो मर्जी हैं, आप अंदर से ढेर हो जाएंगे। ये आज की दुनिया का बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज की दुनिया में इसलिए, वैसे देखें, लोगों की सपोर्ट तो हमेशा मैटर करती है, लेकिन आज की दुनिया में चूंकि जो नैरेटिव्स हैं वो कंट्रोल्ड नहीं है, मॉडर्न मीडिया की वजह से लोगों को सब पता है कि क्या है वहां ऊपर गवर्नमेंट मेनस्ट्रीम मीडिया क्या नैरेटिव बना रहा है, लोगों को असल पता है। माजी में क्या होता था कि जो भी ऊपर नैरेटिव बनता था लोग उसके साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन आज चूंकि उनको असलियत का पता है। और फिर वॉर्स आफ्टर वॉर्स, जो अमेरिकन सोसाइटी है वो इस वक्त पक चुकी है इन जंगों से। ये ट्रंप जैसे बंदे को वो लेकर आए हैं, ठीक है, ट्रंप जैसे बंदे को उन्होंने कबूल कर लिया सिर्फ किस वजह से कि हमें जंगे कबूल नहीं है, हम ट्रंप को कबूल कर लेंगे, जिसके ऊपर डॉक्टर्स भी रिपोर्ट दे चुके हैं कि मेंटल लेवल क्या है लीडरशिप के हवाले से, उसको भी उन्होंने कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जंगों से पक चुके हैं। अब वहां पर देखें, मेडिकल इतना महंगा और बहुत सारे उनको इश्यूज का सामना है, लोन्स स्टूडेंट्स वहां पर जिस तरह से उठाते हैं और हाउसिंग जिस तरह से महंगी, मतलब बेतहाशा वहां पर सोशल इश्यूज हैं। तो वो जंगे नहीं चाहते। तो ये अंदरूनी जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा है। सामने बेशक सुपर पावर है, लेकिन वो अंदर से अगर सोसाइटी साथ नहीं खड़ी है तो वो नहीं कुछ अचीव कर सकता, और सोसाइटी साथ नहीं खड़ी है इस वक्त। जेडी वैंस ने जो बात की है बड़ी गैर मामूली है और शिकस्त का सबूत है। जेडी वैंस कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत जंग है और इससे हमें नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा, ये हमें जंग नहीं छेड़नी चाहिए। जेडी वैंस ऑब्जेक्टेड टू यमन अटैक ऑन अमेरिका फर्स्ट ग्राउंड। किस बुनियाद के ऊपर? अमेरिका फर्स्ट ग्राउंड। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका फर्स्ट है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो फिर ये तो जंग हमारी नहीं बनती है, इसमें हमारा क्या मफाद है? पैसा हमारा लगेगा, नुकसान हमारा होगा, अचीव हम इसमें अल्टीमेटली क्या करेंगे? हमारे जहाज तो वहां से गुजर रहे हैं और देखिए यमन तो बातचीत के लिए तैयार है, फिर जंग करने का मकसद क्या है? तो अमेरिका फर्स्ट ग्राउंड के ऊपर उसने कहा कि यह जंग हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। इन सीक्रेट ट्रंप वॉर प्लानिंग चैट ग्रुप, आई थिंक वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। ये जेडी वैंस के अल्फाज है कि यमन के ऊपर जंग जो है हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये चीज इस बात का सबूत है कि ये जंग आगे बढ़े या रुके, उनको खुद अंदाजा है कि हम गलती कर रहे हैं, इसमें हमें अचीवमेंट नहीं होगी। तो एक एरोगेंस है कि इजरायली लॉबी का असर है, जो भी है, वट एवर इट इज, लेकिन वो अपनी जुबानी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हमें इसमें से कोई सॉलिड अचीवमेंट हासिल नहीं करेंगे। इससे अगला सबूत जो है वो और क्या हो सकता है? ट्रंप जो है उनको ब्रीफ किया गया सीएनएन के मुताबिक इस सारे मामले के ऊपर, और सबसे ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर गुस्सा है और उनसे वो इस्तीफा ले सकते हैं। कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। वो कह रहे हैं कि द फेट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड एंड ही मे बी फोर्स्ड टू रिजाइन। अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया को कोट हम कर रहे हैं। ट्रंप विल मेक अ फाइनल डिसीजन ऑन हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विद इन नेक्स्ट डे और 2। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर ट्रंप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से इस्तीफा लेने के हवाले से। हो सकता है वो ना लें, लेकिन मतलब हालात इतने हैं या कशीदगी अंदर इतनी है, इख्तलाफात इतने हैं, ट्रंप को गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से इस्तीफा लेने का कंसीडर कर रहे हैं। ये कंसीडर करना ही बड़ी बात है। और वजह क्या बनी आप देखिए, वजह मिडिल ईस्ट की जंग है, इजराइल की जंग है। अमेरिका के अंदर ख्यालात नहीं है कि कोई डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, इजराइल की जंग उन्होंने छेड़ी है और अपने अंदर इख्तिलाफात पैदा करके बैठ गए। ट्रंप में होल्ड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंजरिंग यूएस नेशनल सिक्योरिटी। अब इतनी बड़ी बात है ना कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ऑन स्टेक आ गई है, तो किसी ना किसी को तो फिर बताना है कि ये बंदा जिम्मेदार है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बली का बकरा बन सकते हैं। ट्रंप में ऑल्सो टारगेट हिज डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर भी गुस्सा है, हु मे हैव शेयर्ड सेंसिटिव डिटेल्स विद द मैसेजिंग ग्रुप। डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर भी वो गुस्सा है कि ये डिफेंस सेक्रेटरी है, इसको इतना नहीं पता कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीजें शेयर नहीं की जाती। चलो एनएसए से गलती होगी तो बाकी क्या है, मतलब डिफेंस सेक्रेटरी क्या होता है, मतलब उसको पता नहीं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ट्रंप में ऑल्सो बी फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज डेप्टी एंड जेडी वैंस ट्रांसग्रेशन ऑन फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। जेडी वैंस के जो इख्तलाफात हैं
जो इसको ऑब्जेक्ट करना इस वॉर को, इसके ऊपर भी ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। जेडी वैंस की इस फ्रस्ट्रेशन के ऊपर भी ट्रंप जो है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। वाशिंगटन पोस्ट ऑन द टॉप डेमोक्रेट्स ऑन द सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी, वही बात जो हम आपको कर रहे हैं, उनका बयान देखिए। द नेग्लिजेंस रिगार्डिंग द सिग्नल लीक्स इज शॉकिंग एंड डेंजरस। वो सेनेट कमेटी से, आपको पता है ना, वहां पर हियरिंग्स होती रहती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर सख्त जो है वो इकदाम भी उठाए जाते हैं। तो उस सेनेट कमेटी का भी वहां से बयान आ गया कि ये बड़ा डेंजरस काम जो है वो यहां पर हुआ है। असल में जो ट्रंप इंतजामिया ने जो उसकी साख्त है, उसमें जो लोग लाए गए हैं वो उन डिपार्टमेंट्स में से नहीं निकाल कर लाए गए। जैसे मिसाल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता है, तो वो एक ऐसा शख्स होता है जिसने यहाँ डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सर्व किया होता है, कोई जनरल के उद्योग के ऊपर जो भी, उसको फिर ऊपर लाया जाता है। और इस तरह स्टेट डिपार्टमेंट में उसको मुख्तलिफ जगहों पर किसी ने सर्व किया होता है, उसको फिर। लेकिन यहां पर ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने नीचे कहीं इस तरह से सर्व नहीं किया, या ये करियर, जैसे स्टीव विटकॉफ है, वो कोई करियर डिप्लोमेट नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, उनको लाकर उधर। तो ओवरऑल तो ट्रंप इसको आउट ऑफ बॉक्स सोचना कह रहे हैं, लेकिन यही उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े क्राइसिस हैं, फिर इनको देख भी रॉन्ग अंदाज के अंदर रहे हैं। और इस तरह के लोग जो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर रहे नहीं हैं और ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, ठीक है, तो क्या ये अमेरिका मेक ग्रेट अगेन कर सकेंगे? तो वो ग्रेट अगेन तो क्या, वो तो डिक्लाइन की तरह मामला जा रहा है। और ट्रंप इंतजामिया में ना ज्यादा खुशामदी यस सर वाले लोग हैं। मिसाल के तौर में मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, जो हुंडई की कंपनी है साउथ कोरिया की, उन्होंने अनाउंस किया कि $20 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। अब ये वो सारी चीजें हैं जो आपको असिस्ट करेंगे ये समझने में कि आगे क्या हो सकता है, और अमेरिका जीतेगा नहीं जीतेगा, इजराइल का सारा दारोमदार अमेरिका के ऊपर है, तो अमेरिका की हालत इस वक्त क्या है। उसने कहा जी $20 बिलियन हुंडई इन्वेस्ट करेगी। अब जिस स्टेट लुजियाना के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी है, ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रंप खड़े हैं और वो गवर्नर खड़े हैं और बाकी, तो आप जरा देखिए उनसे रिपोर्टर जो है वो सवाल क्या कर रहे हैं और जवाब क्या आ रहा है। उस गवर्नर से पूछता है रिपोर्टर, ओवल ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाउ डिड यू कन्विंस हुंडई टू कम टू योर ग्रेट स्टेट? क्या आपने कैसे कन्विंस किया कि हुंडई जो वहां आए और इन्वेस्ट करे? अब जरा उस गवर्नर का जवाब सुनिए, साथ ट्रंप खड़े हुए। इट वॉज इजी, ये तो बड़ा आसान था। आई टोल्ड देम वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट प्रेसिडेंट दिस ईयर। मैंने उनको बताया, ये कितना आसान था, मैंने उनको बताया कि इस साल जो हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो बहुत ग्रेट हैं। तो उन्होंने बस मेरी इतनी बात के ऊपर जब $20 बिलियन दे दिए। ये खुशामदी यस सर। वैसे भी आप पुरानी तारीखें उठाकर देखें ना, तो आखिरी जो डिक्लाइन होता है उसमें क्या होता है कि जो काबिल लोग होते हैं उनको जरा साइड पे किया, जो यस सर वाले खुशामदी चापलूसी उनको साथ। तो इस वक्त पूरी ट्रंप इंतजामिया उठाकर देख लें, वो यही मतलब ट्रंप को वो ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये कोई पता नहीं क्या अजीम हस्ती आ गई है। अब मिसाल के तौर पे अभी कुछ देर पहले एक और वाकया हुआ है। एक जो पादरी हैं उन्होंने एक जो सलीब है वो तोहफतन दी ट्रंप को एक तकरीब के अंदर, और उन्होंने जो अल्फाज बोले, उन्होंने कहा कि मुझे ट्रंप के अंदर जो ग्रेट रोमन एम्परर था कस्तंतिनोपल, जो कुस्तुंतनिया के ऊपर जो रोमन एम्पायर के हुक्मरान थे, वो कहते हैं मुझे इनमें वो नजर आता है। ये रिटर्न ऑफ द ग्रेट एम्परर ऑफ द रोमन हॉली रोमन एम्पायर कस्तंतिनोपल, ये वो एम्परर का रिटर्न है, मतलब दोबारा उनका जन्म इस तरह से हुआ है, ठीक है ना, कि वो अजीम जो बादशाह है वो लौट आया। ये जनाब उन्होंने तारुफ करवाया। जरा देखिए, ग्रीक ऑडियंस चीयर्स एज आर्क बिशप हैंड्स ट्रंप अ हॉली क्रॉस एंड सेज ही इज द न्यू कस्तंताइन लाइक द फाउंडर ऑफ कस्तंतिनोपल। वो जो अजीम एम्परर था उनका अक्स है जो यहां पर आ गया। तो कभी वो इजरायली लॉबी कह रही है कि ये तो सारे से आजम है, कभी वो कह रहे हैं कि ये मसाया को लाने वाले हैं। तो वो एक अजीब सा किस्सा जो वहां पर चल रहा है। अच्छा, इसके साथ फिर आप देखिए कि जो यूएस कंपनीज हैं उनमें ऐसा डिक्लाइन आ रहा है। 7 बड़ी कंपनीज इनको कहा जाता है, जिसमें टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो सारी 7 बड़ी कंपनीज है, और इनका बहुत हिस्सा है अमेरिकन इनोवेशन के अंदर, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर। टेस्ला जो है, इतना डिजास्टर इस वक्त हो रहा है वहां पर। यूरोप से खबर यह है कि 50% डिक्लाइन कर गई है। 50% टेस्ला की जो सेल है वो डिक्लाइन कर गई है। इतने बायकॉट इस लेवल के ऊपर चला गया है, और अभी ये सिर्फ 2 महीनों की बात है, आज उसके स्टैट सामने आए हैं। और इधर अमेरिका में, चलो वो तो यूरोप है, अमेरिका के अंदर डिक्लाइन शुरू हो गया है। अमेरिका में वो नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है कि ये ट्रंप की पॉलिसीज, मतलब एक प्रॉपर वहां पर अंदरूनी एक बेचैनी और गुस्सा, क्योंकि बहुत सारे ये डिपार्टमेंट्स को फारिग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फारिग कर रहे हैं, तो उसका भी गुस्सा है लोगों को। टेस्ला EU सेल्स ड्रॉप 49% इन अर्ली 2025 एंड CNN
FBI launches task force targeting anti-Tesla domestic terrorism, CNN लिख रहा है। Bomb squad removes incendiary devices from Tesla dealer in Austin, Texas। incendiary जो मतलब जो फायर प्रोड्यूस करने वाली कोई डिवाइसेस, यानी वो जो बॉम्ब वगैरह आप इसको कह सकते हैं, ये इस वक्त टेस्ला के शोरूम्स के ऊपर हो रहा है। उनके ऊपर बकायदा जाकर शूटिंग अटैक्स हुए हैं। ये इंसिडेंटली डिवाइसेस जो बॉम्ब लाइक आप इसको कह सकते हैं, मतलब आग लगा सकती हैं, ये वो डिवाइसेस वहां पर लोग मार रहे हैं। ये अमेरिका के अंदर इस वक्त हो रहा है। और वहां यमन के अंदर जो जर्नलिस्ट गए हैं और बहुत इंपैक्ट उसका क्रिएट हुआ है, उन्होंने जाकर हकायक दिखाए हैं कि ये तो सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, सिविलियन यहां पर जानों से जा रहे हैं। उसके ऊपर फिर यूएस एम्बेसी जो यमन के अंदर, उसको बयान देना पड़ा है। द कैंपेन अगेंस्ट हूथीज टारगेट्स ओनली देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज नॉट सिविलियंस इन द एरियाज दे कंट्रोल। हम तो सिर्फ मिलिट्री को निशाना बना रही है वो, यानी इतना इंपैक्ट कि यूएस एम्बेसी को बयान जारी करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो सिविलियंस को। और भाई लोग देख रहे हैं कि आप किसको निशाना बना रहे हैं। तो बात ये जो 20-22 मिनट आपके सामने ये सारी चीजें रखी हैं, ये रखने का मकसद ये है कि देखिए, एक तरफ ट्रंप इंतजामिया है, उसके सामने ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बैरूनी, इकोनॉमी, मिलिट्री, चाइना का राइज, रशिया, यूक्रेन की जंग जो कि तू है, यूरोप से अलग फटा, कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, कितने ज्यादा इश्यूज हैं और अंदरूनी रिजेंटमेंट कितनी। टेस्ला के ऊपर ये हमले हो रहे हैं बकायदा, ये अमेरिका है। चार्जिंग स्टेशन से लोग वो सामान उखाड़ उखाड़ के लेकर जा रहे हैं, ये अमेरिका है आज का। तो एक तरफ उनको ये चैलेंजेस हैं, ऊपर से उन्होंने जंग छेड़ दी है यमन की, जो एक्सपेंसिव और जिससे कोई रिजल्ट नहीं निकलना। तो अगर वो यहां से भी जंग मजीद फैलाने का फैसला करते हैं तो उसका नतीजा इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा कि अमेरिकन एम्पायर मजीद डिक्लाइन की तरफ जाएगा। इसके सिवा मजीद कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीजें एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं ट्रंप के ऊपर कि शायद वो जो है जंगबंदी की तरफ चले जाएं। अगर इस सब के बावजूद वो जंग की तरफ जाते हैं तो उसका नतीजा भी क्या होगा, ये हमने आपके सामने रख दिया है। सुपर पावर का मतलब यह नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले, इसका मतलब ये किसी तौर पर नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ इजरायली जो फौजी हैं उनके ऊपर लॉ सूट्स फाइल हो रहे हैं। नेपाल के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ है जिसमें एक इजरायली फौजी के ऊपर लॉ सूट फाइल हुआ है। हिंद रजब फाउंडेशन फाइल्स लॉ सूट इन नेपाल अगेंस्ट इजरायली सोल्जर फ्रॉम गाजा वॉर क्राइम। अच्छा, ये जो सोल्जर है ये अर्जेंटाइन के अंदर था, वहां पर इसी फाउंडेशन ने, हिंद रजब फाउंडेशन ने वहां पर लॉ सूट फाइल किया। ये वहां से भागकर नेपाल आ गया। अब नेपाल में उनको पता चला कि यहां पर है, तो यहां पर उनको कर दिया कि इसको गिरफ्तार। वहां से ये बड़ी जल्दी वो भाग गया था, तो अब यहां पर तो ये जहां भी जा रहे हैं इनको चेस डाउन जो है वो किया जा रहा है। वो कि हर फ्रंट के ऊपर एक लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। सीरिया में सूरत हाल इमीडिएट चली गई है एस्केलेशन की तरफ, और इसका हम बार बार वार्न कर रहे हैं कि ये एक फ्रंट मौजूद है जो किसी भी वक्त आगे बढ़ सकता है। तो अब उसमें काफी तेजी देखी गई है, बहुत ज्यादा एग्रेशन इस वक्त देखा गया है, कैजुअलिटीज हुई हैं और एक बड़ी अजब सी चीज के डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई है। शाम के लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनके गांव टाउन से निकाला जा रहा है, यानी जिसको आप प्रॉपर ऑक्यूपेशन कहते हैं, प्रॉपर लैंड ऑक्यूपेशन, वो वहां पर शुरू हो गई है। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस टारगेटेड द विलेजेस ऑफ west of Dara with tank shells. Ongoing shelling by the Israeli occupation forces and residents flee to the neighboring towns and villages. Displacement movement from Koya to the western countryside Dara after Israeli bombing of the town. Dead and number of wounded in the Israeli bombardment targeting the town of Koya west of Dara. Martyr and wounded in Israeli bombardment इन सदरन सीरिया। तो अहमद अल शरा के लिए मजीद खामोश रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये एक नया फ्रंट इजराइल ने उसको एस्केलेट कर दिया है। जॉर्डन के ऊपर भी प्रेशर होगा, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर होगा और अल शरा के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो इत्तेहाद की जरूरत है और फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। अब जॉर्डन और इजिप्ट खुद कह रहा है कि इजराइल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इरादे रखता है, तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। ईरान की भी इनको जरूरत है। ये सब मिलकर ही, देखें, ईरान तो इकलौता जंग लड़ रहा है, अब इनको इनके ऊपर असरात आ रहे हैं इजराइल की जंग के, और ये इजराइल के इत्तेहादी बनकर बैठे हुए। तो सब इधर इस्लामी मालिक इत्तेहाद करेंगे, ईरान को ये साथ मिलाएं, तभी ये जाकर सामना कर सकते हैं, मगर ना एक एक जो है वो इनका निशाना बनेगा। अच्छा, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? वहां पर शिनबेत चीफ हटा नहीं है, उसने कहा मैं नहीं हटूंगा, कोर्ट का ऑर्डर है, नेतन्याहू कह रहा है मानूंगा नहीं, तो वो एक अंदर क्योस में इजाफा है। और नेतन्याहू ऑफिस ये कह रहा है कि शिनबेत का जो चीफ है ये फलस्तीनी रियासत के लिए कन्विंस है, ये बड़ी बात है। द हेड ऑफ द शिनबेत बिलीव्स द कंसेप्ट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट एंड पुट इजराइल एट रिस्क। मतलब शिनबेत की जो हिमायत हो रही है वो लोग इसलिए हिमायत कर रहे हैं सेटलर्स के, ये जंगबंदी चाहता है, ठीक है, ये जंगबंदी में अपना किरदार अदा कर सकता है। तो आज एक नई चीज उन्होंने कहा कि ये तो फलस्तीनी रियासत के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कन्विंस है कि फलस्तीनी रियासत ठीक है बन जानी चाहिए। तो एक तो ये चीज होगी। बेनी गांट्स का आप जरा स्टेटमेंट देखिए। द कोalition arrogance and turning a blind eye to it will lead us another catastrophe। हम एक और बड़ी तबाही की तरफ इस वक्त लीड कर रहे हैं। और हेरिटेज ये रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन
कि जो फिल्म डायरेक्टर हैं नो अदर लैंड, जिसको अभी ऑस्कर मिला है और इसमें इजराइल के मजालिम दिखाए गए हैं, उसके जो को डायरेक्टर हैं वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर इजरायली सेटलर जो कि दुनिया की सबसे अगली मखलूक हैं ये वेस्ट बैंक के सेटलर्स, इन्होंने जाकर अटैक किया उसके ऊपर, उनको बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर आकर इजरायली फौज ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये बहुत ज्यादा एस्केलेशन वेस्ट बैंक के अंदर भी, एक साइलेंट वॉर है जहां से खबरें नहीं आती हैं लेकिन शहादतें हो रही हैं, घर छीने जा रहे हैं, बहुत एक दर्द भरी सूरत हाल है वेस्ट बैंक के अंदर। तो ये एक ओवरऑल कंप्रिहेंसिव मंजरनामा हमने आपके सामने रखा है। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।